दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। एक ऐसे शख्स जिन्होंने न केवल भारत में बिजनेस का चेहरा बदला, बल्कि आम आदमी तक सस्ती इंटरनेट और सस्ती टेलीफोन कॉल पहुंचाकर एक डिजिटल क्रांति ला दी। आज हम जानेंगे आखिर कैसे मुकेश अंबानी एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हुए। उन्होंने ये सफर कैसे तय किया, किन चुनौतियों का सामना किया और आज वे भारत को कहां ले जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी का दिलचस्प सफर। मुकेश अंबानी का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, जब हम मुकेश अंबानी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में करोड़ों अरबों का कारोबार, एंटीलिया जैसा महलनुमा घर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुकेश अंबानी का जन्म और शुरुआती जीवन एकदम साधारण परिस्थितियों में हुआ था। जी हाँ, मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के छोटे से शहर एडन में हुआ। उस समय उनके पिता धीरूभाई अंबानी वहां पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अब आप सोचिए, आज जो व्यक्ति अरबों खरबों की कंपनियां चला रहा है, उसका बचपन एक ऐसे देश में बीता जहां उसके पिता रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए एक साधारण नौकरी किया करते थे। साल 1958 में अंबानी परिवार भारत लौटा और मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से घर में रहने लगा। यह घर एक साधारण चोल था, जहां ना तो कोई बड़ी सुविधाएं थी और ना ही किसी अमीर घराने जैसी ऐशो आराम। मुकेश अंबानी का बचपन बहुत ही नॉर्मल था। ना कोई महंगी कारें, ना कोई बड़े बंगले, बल्कि गली मोहल्लों में खेलने वाला और लोकल स्कूल में पढ़ने वाला एक साधारण बच्चा। लेकिन एक बात थी, उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया था, हमेशा बड़ा सोचो, डर कर कभी मत जियो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। मुकेश अंबानी अपने भाई बहनों के साथ बड़े हुए। उनके भाई अनिल अंबानी और बहनें दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी भी उन्हीं के साथ बचपन के दिनों में संघर्ष झेल रही थी। दिलचस्प बात यह है, धीरू भाई अपने बच्चों को एक साधारण जिंदगी देना चाहते थे ताकि वे संघर्ष का महत्व समझ सके। इसलिए शुरुआती दिनों में ना तो उन्हें महंगे स्कूल भेजा गया और ना ही महंगे शौक पूरे किए गए। मुकेश अंबानी बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, पढ़ाई में अच्छे थे और थोड़े शर्मीले किस्म के बच्चे थे। लेकिन उनके भीतर एक खास गुण था, वो हर चीज को गहराई से समझते थे और बार बार सवाल पूछते रहते। यही आदत आगे चलकर उनके बिजनेस विजन की सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, आपने देखा कि मुकेश अंबानी का बचपन किसी भी आम भारतीय बच्चे की तरह संघर्ष और सादगी से भरा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, आगे चलकर उनकी पढ़ाई और शिक्षा ने उनके कैरियर का रुख पूरी तरह बदल दिया। आखिर मुकेश अंबानी ने कहाँ पढ़ाई की और कैसे एक पढ़ाकू और शांत लड़का भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना, जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। मुकेश अंबानी की शिक्षा और कैरियर की शुरुआत। दोस्तों, मुकेश अंबानी का बचपन भले ही साधारण रहा हो, लेकिन उनके पिता धीरूभाई अंबानी हमेशा ये मानते थे, पढ़ाई और शिक्षा ही जीवन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यही वजह थी उन्होंने मुकेश अंबानी की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिल ग्रेंज हाई स्कूल पेडर रोड मुंबई से पूरी की। यहीं से उनके स्वभाव की एक खास बात सामने आई। मुकेश अंबानी पढ़ाई में तेज थे, लेकिन दूसरों के बीच ज्यादा बोलते नहीं थे। वे शांत, गहरे सोचने वाले और ज्ञान को आत्मसात करने वाले बच्चे थे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें साइंस और मैथ्स से गहरी रुचि थी। यही रुचि उन्हें आगे केमिकल इंजीनियरिंग की ओर ले गई। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। यहाँ उन्होंने केवल पढ़ाई नहीं की, बल्कि ये समझा, टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल अगर इंडस्ट्री में किया जाए तो कैसे बड़े स्तर पर बदलाव लाए जा सकते हैं। मुकेश अंबानी का सपना था वे मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को समझे। इसलिए वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन किया। सोचिए दोस्तों, उस दौर में जब भारत से अमेरिका जाकर पढ़ाई करना
बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय मुकेश स्टैनफोर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वहां उन्होंने केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट सीखा, बल्कि वैश्विक स्तर पर कंपनियों के काम करने का तरीका भी समझा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1980 में रिलायंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और धीरूभाई अंबानी को अपने बेटे की जरूरत थी। उन्होंने मुकेश को अमेरिका से वापस बुला लिया। याद रखिए, उस समय मुकेश अंबानी के पास दो रास्ते थे। एक, वो स्टैनफोर्ड में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और विदेश में कैरियर बनाए। दूसरा, भारत लौटकर पिता का हाथ बटाए और रिलायंस के विस्तार में मदद करे। मुकेश ने बिना देर किए दूसरा रास्ता चुना और वो भारत लौट आए। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, रिलायंस को एक छोटे कपड़ा बिजनेस से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल करने का। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया और यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर मुकेश अंबानी ने भारत लौटकर रिलायंस में पहला बड़ा कदम क्या उठाया और कैसे उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने कंपनी को एक साधारण टेक्सटाइल बिजनेस से पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के साम्राज्य तक पहुंचा दिया। यही जानने के लिए जुड़े रहिए अगले पार्ट में। मुकेश अंबानी की बिजनेस में एंट्री और शुरुआती फैसले। दोस्तों, जब मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लौटे, उस समय रिलायंस एक उभरती हुई कंपनी थी। कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू की थी और विमल ब्रांड पूरे भारत में मशहूर हो चुका था। लेकिन धीरूभाई अंबानी का सपना यहीं खत्म नहीं होता। उनकी नज़र कपड़ों से आगे जाकर पेट्रोकेमिकल, पॉलीएस्टर और रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर थी और इसी सपने को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को दी। मुकेश अंबानी का सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट साल था 1981। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और उनकी जिम्मेदारी थी नवी मुंबई में पॉलीएस्टर फाइबर फिलामेंट यानी PFY प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट उस समय के लिए बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। मुकेश ने इसे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और मैनेजमेंट स्किल से सफल बनाया। यहीं से उन्होंने साबित किया वो सिर्फ धीरूभाई के बेटे नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाने वाले लीडर भी है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक नए रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर हमें भविष्य में बड़ा बनना है तो हमें कपड़ों से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल और एनर्जी सेक्टर में उतरना होगा। मुकेश के इसी विजन के कारण रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उनका मानना था टेक्सटाइल का भविष्य पेट्रोकेमिकल पर टिका है और आगे चलकर यही कंपनी की असली ताकत बनेगा। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा शुरुआती फैसला था जामनगर, गुजरात में रिफाइनरी लगाना। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का ख्वाब था। सोचिए, एक भारतीय कंपनी जो कुछ साल पहले तक सिर्फ कपड़े बना रही थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का सपना देख रही थी। लोगों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन मुकेश अंबानी ने इसे अपनी जिद बना लिया और नतीजा, आज जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक रिफाइनरी में गिनी जाती है, जो हर दिन लाखों बैरल तेल प्रोसेस करती है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का यह सफर बताता है, अगर सोच बड़ी हो और फैसले सही समय पर लिए जाए तो एक छोटा बिजनेस भी दुनिया का लीडर बना सकता है। लेकिन असली चुनौती तब आई साल 2002, जब धीरूभाई अंबानी का अचानक निधन हो गया और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी के कंधों पर आ गई। अब सवाल था, आखिर धीरूभाई के जाने के बाद रिलायंस की गद्दी पर कौन बैठेगा और क्यों अंबानी भाइयों के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। यही जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। दोस्तों, हर साम्राज्य का एक निर्माता होता है। रिलायंस साम्राज्य के निर्माता थे धीरूभाई अंबानी। लेकिन साल 2002 भारत की कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। उनके जाने से न केवल अंबानी परिवार, बल्कि पूरा देश और बिजनेस जगत स्तब्ध रह गया। वो व्यक्ति जिसने गरीब से अमीर बनने का सपना
करोड़ों भारतीयों को दिखाया, अब इस दुनिया में नहीं था। धीरूभाई के जाने के बाद रिलायंस की गद्दी पर बैठना आसान नहीं था। अब कंपनी की बागडोर उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथ में थी। शुरुआत में दोनों भाइयों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मुकेश इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल बिजनेस संभाल रहे थे, जबकि अनिल फाइनेंस, टेलीकॉम और एंटरटेनमेंट देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दोनों भाइयों के बीच विचारों का टकराव बढ़ने लगा। मुकेश का स्वभाव शांत और दूरदर्शी था। वो रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बड़े विजन पर ध्यान देते थे। वहीं अनिल तेज, मीडिया फ्रेंडली और फाइनेंसिंग के एक्सपर्ट माने जाते थे। समस्या तब और गहरी हो गई जब मीडिया में अंबानी भाइयों की विवाद की खबरें आने लगी। बोर्ड मीटिंग से लेकर पब्लिक स्टेटमेंट तक हर जगह उनके बीच तनाव झलकने लगा। भारत की सबसे बड़ी कंपनी अब पारिवारिक कलह का मैदान बन गई। आम लोग और निवेशक दोनों असमंजस में थे। क्या रिलायंस का साम्राज्य टूट जाएगा? लेकिन इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी अंबानी परिवार की मातृशक्ति कोकिलाबेन अंबानी पर आ गई। उन्होंने साल 2005 में एक समझौता कराया। इस समझौते के तहत दोनों भाइयों का बिजनेस अलग कर दिया। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, ऑयल और गैस का बिजनेस। अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट का बिजनेस। ये बंटवारा बेहद ऐतिहासिक था, क्योंकि एक ही परिवार की कंपनियां अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद जो हुआ, उसने भारतीय कॉर्पोरेट जगत की दिशा ही बदल दी। कंपनी दो हिस्सों में बट गई और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी राह चुन ली। लेकिन अब असली सवाल यह है, आखिर मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाल कर आगे किस दिशा में ले जाया और कैसे उन्होंने भारत को चौंकाते हुए डिजिटल क्रांति जियो की नींव रखी। ये जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। रिलायंस जियो और डिजिटल क्रांति। दोस्तों, जब अंबानी भाइयों का बंटवारा हुआ और रिलायंस इंडस्ट्री की बागडोर पूरी तरह मुकेश अंबानी के हाथ में आ गई, तो कई लोगों ने सोचा उनका फोकस सिर्फ पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी तक ही होगा। लेकिन मुकेश अंबानी का विजन औरों से बिल्कुल अलग था। मुकेश अंबानी का मानना था, आने वाला दौर सिर्फ तेल और गैस का नहीं, बल्कि डेटा और डिजिटल तकनीक का होगा। उन्होंने कहा था, डेटा नया ऑयल है। यानी जिस तरह तेल ने 20वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदला, उसी तरह डेटा 21वीं सदी का ईंधन बनने वाला है। इसलिए उन्होंने जियो की शुरुआत की। साल 2016 में मुकेश अंबानी ने पूरे देश को चौंकाते हुए लॉन्च किया रिलायंस जियो। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। जियो ने भारत में 4G इंटरनेट को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। जहां पहले 1 GB के लिए लोग सैकड़ों रुपए चुकाते थे, वहीं जियो ने शुरुआत में इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त कर दिया। सोचिए दोस्तों, भारत में जहां इंटरनेट अमीरों का शौक समझा जाता था, वहां जियो ने हर हाथ में स्मार्टफोन और हर घर में इंटरनेट पहुंचा दिया। इसका असर पूरे देश में हुआ। जियो का असर इतना बड़ा था, करोड़ों नए लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े। स्टार्टअप, एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्फोट हुआ। छोटे कस्बों और गांव तक ऑनलाइन एजुकेशन, ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट पहुंचने लगे। यानी जियो ने भारत को सीधे डिजिटल युग में पहुंचा दिया। मुकेश अंबानी ने इसे सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा किया। जैसे जियो सावन म्यूजिक के लिए जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो फाइबर और हाल ही में जियो मार्ट। यानी उन्होंने केवल इंटरनेट बेचा नहीं, बल्कि इंटरनेट पर चलने वाली हर जरूरत को पूरा करने वाला साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, मुकेश अंबानी की ये चाल किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। जियो ने न केवल करोड़ों भारतीयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा, बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर का खेल बदल दिया। लेकिन अब सवाल है, मुकेश अंबानी ने सिर्फ डिजिटल क्रांति ही नहीं लाई, बल्कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बनकर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अपनी जगह कैसे बनाई? आखिर उन्होंने अपने साम्राज्य को किस तरह वैश्विक स्तर तक पहुंचाया और कौन से बड़े सम्मान और उपलब्धियां मिली? यही जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में। रिलायंस इंडस्ट्री बिजनेस का विस्तार और नए क्षेत्रों में कदम। मुकेश अंबानी का असली बिजनेस सफर तभी असली उड़ान भरने लगा जब उन्होंने रिलायंस को केवल एक टेक्सटाइल कंपनी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोचा, अगर कंपनी को बड़ा बनाना है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों में उतरना होगा। यही सोच थी
जिसने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। टेक्सटाइल के बाद मुकेश अंबानी पॉलीएस्टर फाइबर और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कदम रखा। यह फैसले उस समय बेसाहसी माने जाते थे, क्योंकि उस दौर में यह इंडस्ट्री नई थी और जोखिम से भरी हुई थी। लेकिन मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता ने काम किया। इसके बाद रिलायंस ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित की, जो कि आसान नहीं था। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, कई लोग मानते थे ये सफल नहीं होगा, लेकिन मुकेश अंबानी के मजबूत इरादों और विजन ने इसे सिर्फ संभव नहीं बनाया, बल्कि इसे दुनिया की सबसे उन्नत और सफल रिफाइनरियों में बदल दिया। मुकेश अंबानी का मानना था, अगर आपको बड़ा सोचना है तो छोटे छोटे दर को पीछे छोड़ना होगा। इसी सोच ने उन्हें पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग के अलावा टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल बिजनेस जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित किया, और आगे चलकर इन्हीं फैसलों ने रिलायंस को देश की सबसे बड़ी प्रभावशाली कंपनी बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी संपत्ति और जीवन शैली के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी का नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर उनकी संपत्ति, आलीशान घर और विलासिता की छवि उभरती है। लेकिन उनका जीवन सिर्फ दौलत के लिए नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से जो संपत्ति बनाई, वह उनके विजन और परिश्रम का परिणाम है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, मुंबई में स्थित है। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे और भव्य निजी आवासों में एक माना जाता है। इसमें 27 मंजिलें हैं, हेलीपैड, स्पा, थिएटर, जिम और कई गार्डन हैं। एंटीलिया का डिजाइन और विलासिता इसे वैश्विक स्तर पर भी इसे प्रसिद्ध बनाती है। मुकेश अंबानी के पास कई लग्जरी कारें हैं, जिसमें बेंटली, रोल्स रॉय, मर्सिडीज जैसी ब्रांड शामिल है। लेकिन वे इन चीजों को दिखावे के लिए नहीं रखते, उनका मुख्य फोकस हमेशा बिजनेस को बढ़ाने पर रहा। मुकेश अंबानी अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। वे अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उनके दिन की शुरुआत अक्सर जल्दी उठकर योग, एक्सरसाइज और बिजनेस मीटिंग से होती है। मुकेश अंबानी हमेशा कहते हैं, संपत्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी जिम्मेदारी है। यही वजह है उनका ज्यादातर पैसा समाज सेवा और देश के विकास में लगाया जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की संपत्ति और जीवन शैली देखकर लोग अक्सर प्रभावित होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, आखिर उनकी ये सारी संपत्ति और अनुभव उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में शामिल कैसे बनाती है, और उनका भविष्य में विजन क्या है। दोस्तों, मुकेश अंबानी समाज सेवा में आगे रहते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वे एक ऐसे इंसान भी है जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम करने को अपने जीवन का अहम हिस्सा माना। उनका यह मानना है, सच्ची सफलता वह है जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मिलकर रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और खेल के क्षेत्र में काम करता है। शिक्षा, रिलायंस फाउंडेशन ने स्कूल और छात्रवृत्ति के जरिए हजारों बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा दी। स्वास्थ्य, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ वैन और अस्पतालों की स्थापना कर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम, अकादमी और टैलेंट हंट प्रोग्राम आयोजित किए। मुकेश अंबानी की समाज सेवा सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है। जब कभी प्राकृतिक आपदा आई, जैसे बाढ़, भूकंप या महामारी, रिलायंस फाउंडेशन ने तुरंत राहत और मदद पहुंचाई। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रिलायंस फाउंडेशन ने अस्पतालों को मेडिकल उपकरण, पीपीई किट और ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध कराई। मुकेश अंबानी की यह सोच बिजनेस केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का भी माध्यम है। उन्हें समाज में सम्मान दिलाता है। लोग उन्हें सिर्फ उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और देश के लिए योगदानकर्ता के रूप में भी देखते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने न केवल बिजनेस के क्षेत्र में, बल्कि समाज और देश की भलाई में भी अपने योगदान से एक मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें, तो मुकेश अंबानी का नाम न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस लीडरशिप और इनोवेशन का प्रतीक माना जाता है। वे लगातार ये साबित कर चुके हैं, बदलते समय के साथ चलना ही नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा देना भी एक नेता की पहचान होती है। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री कई बड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग, रिलायंस अब भी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर से चला रहा है। दूसरा, रिटेल, रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन चुकी है।
जो हर साल लाखों ग्राहकों को सेवा देती है। तीसरा, टेलीकॉम और डिजिटल। जियो ने भारत को डिजिटल युग में धकेल दिया। किफायती डेटा और 4G सेवाओं ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। नए क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी। मुकेश अंबानी अब स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 2035 तक रिलायंस कार्बन नेट जीरो कंपनी बने। इसके लिए उन्होंने सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन और बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश की घोषणा की। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पेट्रोलियम से लेकर डिजिटल इंडिया और अब ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का फोकस भविष्य की ओर है। भारत को ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाना, जियो के जरिए 5G और डिजिटल टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाना और रिलायंस को अगले 25 सालों में भी उतना ही सफल बनाए रखना जितना धीरूभाई अंबानी के समय था। मुकेश अंबानी मानते हैं भारत की युवाओं का भविष्य डिजिटल और आत्मनिर्भर होगा और इसी विजन के साथ वे रिलायंस को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी एक भागीदार बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की कहानी हमें बताती है सपने सच होते हैं बशर्ते आप मेहनत और दूरदर्शिता के साथ काम करें। अब सोचिए, अगर कल को मुकेश अंबानी भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत कैसे बदलेगा? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।